गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। कैसे हैं आप? जो है सभी अच्छे होंगे मुझे उम्मीद है, और साथ ही साथ में आप सभी स्वस्थ भी होंगे। देखिए, अभी एक विशेष एवं अहम मुद्दा बना हुआ है। एक अभी अम्फान चक्रवात आया हुआ था, जिसको अम्फान साइक्लोन भी कह देते हैं। और यदि आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल क्षेत्र हमारा, उड़ीसा जैसे क्षेत्र हैं, बहुत ही अत्यधिक मात्रा में प्रभावित हुए हैं। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ये चक्रवात क्या होते हैं और अम्फान चक्रवात क्या है, और इसका जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, या किस तरह से इसने जो है क्षति जो है भारतीय चीजों को पहुंचाई है। तो उन चीजों को भी हमें जानना बहुत ही जरूरी होगा। तो आइए हम देखते हैं, चक्रवात को देखते हैं, साइक्लोन को देखते हैं, होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं। देखिए, दो चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। एक होता है उच्च वायु दाब, जिसको हम कह देते हैं हाई प्रेशर। एक होता है निम्न वायु दाब, जिसको हम कह देते हैं लो प्रेशर कह देते हैं। ये दो चीजें होती हैं, दो टर्म्स होते हैं। और देखिए, जो अधिकतर जो पवनें होती हैं, जो विंड्स होती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर जो है फ्लो करती हैं, बहती हैं। जैसे उच्च वायुदाब, एक प्रश्न मन में आ रहा होगा, सर उच्च वायुदाब क्या है और निम्न वायुदाब क्या है। देखिए, पहली बात याद रखेंगे, निम्न वायुदाब जो है ये गर्म क्षेत्रों में बनता है, गर्म क्षेत्रों में बनता है, सबसे पहली बात। और जो हाई प्रेशर है, यह जो है आपका जो अपेक्षाकृत इनके ठंडे प्रदेश होते हैं, ठंडे प्रदेश क्षेत्रों में बनता है। तो ये दो टर्म्स आपको जानने बहुत जरूरी है। एक हाई प्रेशर और एक लो प्रेशर। जो हाई प्रेशर है वो ठंडे प्रदेश क्षेत्रों में बनता है, और जो लो प्रेशर है वह अपेक्षाकृत गर्म क्षेत्रों में बनता है। अब देखते हैं, हम यहां साइक्लोन की बात करते हैं, जो चक्रवात हैं उनकी बात करते हैं। अभी हम इसमें यह भी जानेंगे कि इनके अलग अलग जगहों पर नाम क्या क्या है, और किस तरह से जो नाम है वह दिए जाते हैं, उनको भी देखेंगे। देखिए, जो चक्रवात होता है ये एक निम्न वायुदाब का केंद्र है। ये जो है पहली बात, जो साइक्लोन है यह निम्न वायुदाब केंद्र है। इट इज द लो प्रेशर, इट इज द सेंटर ऑफ लो प्रेशर। ये कोई भी जो क्षेत्र है उसका एक तरह से जो लो प्रेशर का क्षेत्र है। और ये जो लो प्रेशर है, निम्न वायुदाब है, ये गर्म क्षेत्र में बनेगा पहली बार। और ऐसे गर्म क्षेत्र में बनेगा जहां पर कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से प्लस में होना चाहिए। 27 डिग्री सेल्सियस से जहां तापमान अधिक होगा वहां पर अधिकतर निम्न वायुदाब बनने की संभावना होगी। और चक्रवात के संदर्भ में इससे प्लस की स्थिति में होना चाहिए। दूसरी बात, चक्रवात के लिए देखेंगे कि यहां पर जो समुद्री क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र का गहरा भी होना चाहिए। तो एक ये भी जरूरत होती है। तीसरी बात, जो चक्रवात होते हैं ये जो वहां पर जहां बनते हैं वहां से लेटेंट हीट लेते हैं, यहां से जो ऊष्मीय ऊर्जा का ये प्रयोग करते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा का प्रयोग, यानी इनमें जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वो हीट एनर्जी होती है एक तरह से। और एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि यह जो है एक तरह से जो तटीय क्षेत्र होते हैं, तटीय क्षेत्रों की ओर जाकर समाप्त हो जाते हैं, कोस्टल रीजन की ओर जाकर के समाप्त हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? कोई भी जो चक्रवात है वह एक समुद्री क्षेत्र से चला, और वो जो है अधिकतर जो तटीय क्षेत्र होंगे, कोस्टल रीजन्स होंगे, जैसे आपने देखा होगा, अभी ये मैं बताऊंगा इसको, बंगाल की खाड़ी से चला और यहां बंगाल के तटीय क्षेत्रों में जाकर के समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर जो ऊष्मीय ऊर्जा जो थी, जो लेटेंट हीट थी, वह इसको नहीं मिल पाई, जिसके कारण क्या होते हैं, चक्रवात इन तटीय क्षेत्रों से टकराते हैं और उसके पश्चात में ये समाप्त हो जाते हैं। तो यहां मेरे प्यारे छात्रों, विशेषकर आपको ध्यान देना है कि निम्न वायुदाब केंद्र में बनता है, गर्म क्षेत्र होने चाहिए,
20 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस प्लस टेम्परेचर होना चाहिए, समुद्री क्षेत्र का गहरा होना चाहिए, उसमें ऊर्जा का प्रयोग करते हैं ये अपनी ऊर्जा में, तटीय क्षेत्रों की ओर जाकर के समाप्त हो जाते हैं। तो एक इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। देखिए, अब इसके बाद में हम समझते हैं चक्रवात की पूरी स्थिति को हम समझते हैं, जानते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई भी रीजन है, ये वाटर रीजन है कोई भी, और यहां पर ये लो प्रेशर बना है। तो ये जो लो प्रेशर होगा केंद्र से बाहर की ओर विस्तृत होगा, समदाबी रेखाओं से विस्तृत होता है, सम आइसोबैरिक लाइन से। इस तरह से इस प्रेशर का जो है एक्सटेंशन होगा, इस तरह से जो है केंद्र से जो है एक तरह से केंद्र की ओर से जाने वाली ये समदाबी रेखाएं विस्तृत होंगी। ये जो है ये क्या है, केंद्र की ओर से जाने वाली समदाबी रेखाएं, सम आइसोबैरिक लाइंस, समदाबी वायु रेखा कह सकते हैं, रेखाएं हैं। अब देखिए, जो लो प्रेशर से जैसे जैसे बाहर की ओर जाएंगे तो इन बाहरी क्षेत्रों में जो प्रेशर है वो बढ़ता हुआ चला जाता है। यानी केंद्र से बाहर की ओर जाने पर जो प्रेशर है, जो दाब है, वायुदाब है, वो लगातार जो हमारा क्या होता जाता है, बढ़ता हुआ जाता है। बाहर की परिधि की केंद्र की ओर जो है ये चलने लगता है। तो यहां दूसरी बात, केंद्र से बाहर की ओर जाने पर वायुदाब बढ़ता जाता है। ये बाहर की ओर जो है वायुदाब बढ़ता हुआ चला जाएगा परिधि से, इस तरह से जो है। और इसी कारण से जो है मेरे प्यारे छात्रों निर्माण होता है किसका, चक्रवात का निर्माण होता है। यानी समुद्री क्षेत्र है कोई भी ये, और इस समुद्री क्षेत्र में लो प्रेशर बना, और लो प्रेशर के बाद जो इसकी परिधि के आसपास का जो क्षेत्र होगा, यहां पर ये जो है आपका हाई प्रेशर बनेगा। ये बाहर की ओर जो है ये बनेगा हाई प्रेशर, जो है ये हाई प्रेशर बनेगा, और इधर लो प्रेशर है। अब यहां से क्या होगा, हवा घूमती हुई ये इस तरह से अंदर की ओर चलती हुई चली जाएगी। इस तरह से हवाएं जो है इस तरह से होती हुई चली जाती है जो है। तो इस तरह से जो होता है प्यारे छात्रों, इस तरह से ये जो निर्माण हो जाता है, चक्रवात का निर्माण हो जाता है। ये हो गया चक्रवात का निर्माण। और चक्रवात का निर्माण मैं बता चुका हूं, ये जो निर्माण है समुद्री या महासागर क्षेत्र में होता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है, स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। चलिए देखें, इसके बाद में देखिए प्यारे छात्रों, जो हमारे पृथ्वी के हेमिस्फीयर हैं, इन अलग अलग हेमिस्फीयर में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे देखेंगे आप जो है, हमारी पृथ्वी के दो हेमिस्फीयर हैं, एक उत्तरी गोलार्ध है और एक दक्षिणी गोलार्ध है, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। जैसे देखते हैं, ये अर्थ है और यहां से होकर के एक जो है 0 डिग्री रेखा खींची गई है। इसी को हम जो है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, जिसको हम इक्वेटर लाइन कह देते हैं, यह है इक्वेटर लाइन। इट इज द डिवाइडेड ऑफ 2 पार्ट्स। इसने पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया। ये एक भाग हो गया और एक 2 भाग। ऊपर वाला भाग कह रहा है नॉर्थ हेमिस्फीयर, इसको हम कह देते हैं उत्तरी गोलार्ध कह देते हैं, और जो नीचे वाला भाग है इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध कह देते हैं। यह हो गया साउथ हेमिस्फीयर हो गया। अब देखिए,
जब कभी भी चक्रवात एक नॉर्थ हेमिस्फीयर में आ सकता है और एक साउथ हेमिस्फीयर में आ सकता है, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में आएगा तब इसको किस रूप में जाना जाएगा और यह किस तरह की इसकी दिशा होगी उसको हम देखते हैं। देखिए पहली बात ध्यान देंगे, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा हमेशा याद रखना है, डायरेक्शन ऑफ साइक्लोन इन नॉर्थ हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध में जो साइक्लोन्स होते हैं इनकी दिशा जो होती है घड़ी की सुई के जस्ट विपरीत होती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज होती है। जैसे ये आपका भाग है तो इसमें मान लीजिए ये कैसे चलेंगे, ऐसे, ये कैसे हैं, ऐसे करके, जैसे घड़ी की सुई के जस्ट विपरीत स्थिति होती है इनकी। जैसे ये है, मान लीजिए ये घड़ी है और इसकी सुई ऐसे है, तो इनकी स्थिति जो रहेगी इस तरह से रहेगी। तो यहां याद आपको ये रखना है कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की जो दिशा है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। यहां पर घड़ी की सुई के विपरीत होती है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। और वहीं दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे, यहां पर घड़ी की सुई की तरह चक्रवात की दिशा होती है, यानी यहां चक्रवात आएगा कुछ इस तरह से आएगा, ये इस तरह का स्वरूप होगा चक्रवात का, और इसमें आएगा तो इस तरह का स्वरूप होगा चक्रवात का। तो घड़ी की सुई की तरह होगी, यानी क्लॉकवाइज होगी। इसमें जो दिशा होती है वो क्लॉकवाइज होती है, घड़ी की सुई की तरह होती है। तो यहां दो प्रश्न हमारे बहुत इंपोर्टेंट है कि चक्रवात की उत्तरी गोलार्ध में दिशा क्या है, तो आपको याद रखना है एंटी क्लॉकवाइज है, और साउथ हेमिस्फीयर में जो दिशा क्या है, तो यहां पर जो है क्लॉकवाइज होती है। इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए अब देखिए, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये रहता है कि चक्रवात स्थिति के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साइक्लोन इन द कंडीशंस। तो देखिए अगर हम स्थिति देखें, ग्लोब पर स्थिति के अनुसार देखें, तो ये दो तरह के हैं। एक होते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, जिनको हम ट्रॉपिकल एक तरह से साइक्लोन कह देते हैं, और एक जो है आपके शीतोष्ण चक्रवात होते हैं, जिनको हम टेम्परेट साइक्लोन्स कह देते हैं। अब ये क्या है, इनको देखते हैं। ध्यान देंगे, पहली बात, स्थिति के अनुसार चक्रवात। जो चक्रवात है वो दो तरह के हैं। एक पहला होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इसको कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं इसको। और दूसरा है शीतोष्ण चक्रवात होता है, कटिबंधीय चक्रवात, इसको कहते हैं टेम्परेट। एक बार मन में आ रहा होगा सर ये उष्णकटिबंधीय क्या है, इनको भी बता देता हूं मैं आपको। ये हमारा एक हेमिस्फीयर है, 0 डिग्री क्षेत्र है। एक महत्वपूर्ण रेखा 23 डिग्री है नॉर्थ में, जिसको हम कर्क रेखा कह देते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंकर कह देते हैं इसको जो है। इसके बाद एक 35 डिग्री है नॉर्थ में, जिसको हॉर्स लैटिट्यूड कह दिया जाता है। इसके बाद 66 डिग्री है नॉर्थ, इसके बाद 90 डिग्री है। ये इस तरह से पोल रीजन है ये जो है। सेम ही इसके दक्षिण में है जो है प्यारे छात्रों। देखो 0 डिग्री से इस क्षेत्र को कहते हैं हम उष्णकटिबंध, ट्रॉपिकल
जोन कहते हैं इसको। उष्ण कटिबंध क्यों कहते हैं? उष्ण माने होता है गर्म होता है, कटिबंध माने होता है क्षेत्र, यानी गर्म क्षेत्र। शीतोष्ण, शीत यानी ठंडा, और कटिबंध माने क्षेत्र, ठंडा क्षेत्र होता है। तो इस बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। इसको कहते हैं उपोष्ण कटिबंध कहते हैं, सब ट्रॉपिकल कहते हैं। और इसको देखेंगे, इसको समशीतोष्ण कहते हैं, इसको सब टेम्परेट कहते हैं, इसको हम, यह टेम्परेट है यानी शीतोष्ण क्षेत्र है। तो देखिए जो कटिबंधीय, जो अधिकतर ये जो उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात हैं वो अधिकतर प्यारे छात्रों यहां तक, ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा होगा सेम साउथ में 35 डिग्री तक, इन क्षेत्रों तक ये जो है प्रभावित करते हैं जो है। और जो अभी अम्फान चक्रवात आया हुआ था वो एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था, सब ट्रॉपिकल जो साइक्लोन था, तो वो इसी श्रेणी में है। तो हमें इसी जो उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात हैं इन्हीं को पढ़ना है कि ये है क्या। तो यहां आपको इस बात को याद रखना है कि इन क्षेत्रों में इनका जो है जन्म होता है, क्योंकि अगर इस क्षेत्र को अगर आप देखेंगे ये क्या है, अत्यधिक गर्म क्षेत्र है ये जो है। क्यों? क्योंकि सूर्य की जो प्रकाश की किरणें वो सीधी इन्हीं क्षेत्रों में लंबवत पड़ती हैं, और जून के महीने में 23.5 डिग्री की ओर सूर्य की किरणें पहुंच जाती हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि भारत जैसे क्षेत्रों में प्रकाश की जो किरणें वो सीधी पड़ती हैं और यहां पर निम्न वायुदाब जैसे क्षेत्रों का निर्माण कर देती हैं। तो हमें इन्हीं को देखना है। तो कभी प्रश्न ये पूछा जाए कि स्थिति के अनुसार जो उष्ण कटिबंधीय जो या चक्रवात कितने प्रकार के हैं, दो तरह के हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन है। टेम्परेट साइक्लोन इन क्षेत्रों में निर्मित होते हैं और जो आपके टेम्परेट साइक्लोन इनमें, और ट्रॉपिकल साइक्लोन इन क्षेत्रों में निर्मित होते हैं। सेम यहां पर जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन होंगे और यहां पर जो है आपके टेम्परेट साइक्लोन होंगे। यहां पर भी जो है टेम्परेट साइक्लोन होंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी। देखिए अब हम देखते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते कहां पर हैं, उस बात पर हम चर्चा करते हैं। देखिए प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि सब ट्रॉपिकल जो या ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स हैं ये किन क्षेत्रों को इफेक्ट करते हैं। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं। देखिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बार बार देखेंगे कौन से, एक दक्षिण चीन सागर इस क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, अभी मैप में भी बता दूंगा, साउथ चाइना सी को। दूसरा कैरेबियन सागर क्षेत्र को बहुत प्रभावित करते हैं। फिलीपींस क्षेत्र है, इसको भी बहुत अधिक प्रभावित करते हैं ये जो है। और हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, इसको भी प्रभावित करते हैं। इनको जो है ये कंटिन्यूअसली रूप में इफेक्टेड कर ही रहे हैं। जैसे इससे पहले देख सकते हैं आपका फनी या बहुत सारे जो साइक्लोन्स हैं वो आए हुए हैं, तो उनको भी हम देखेंगे। अब जैसे उष्णकटिबंधीय के प्रमुख क्षेत्र जैसे मैंने बार बार प्रभावित ये कर रहे हैं, लेकिन इनके प्रभावित करने के अलावा जो क्षेत्र हैं उन पर बात और बता देता हूं। देखो 3 महासागरीय क्षेत्रों को ये सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, यहां ध्यान देंगे। एक ये जो है हिंद महासागर, और कौन कौन से क्षेत्र हैं उसको भी बताता हूं। इंडियन ओशियन, एक अटलांटिक महासागर को, उत्तरी अटलांटिक को विशेष करके,
सागर को भी प्रभावित करते हैं, प्रशांत पैसिफिक ओशियन। इन क्षेत्रों को जो है सबसे ज्यादा जो आपके साइक्लोन्स हैं या उष्णकटिबंधीय जो साइक्लोन है वो प्रभावित करते हैं। तो इनको प्रभावित कौन कर रहा है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रभावित कर रहे हैं। अब देखो इसमें भी मैं और आपको डिटेल बताता हूं, इसमें भी मैं आपको थोड़ी चीजें और विस्तार पूर्वक बताता हूं। देखिए ये हमने एक ग्लोब बना लिया है एक जो है, और इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे। इसमें जो है इसमें ये देखेंगे ये यूरेशिया वाला क्षेत्र है, यूरोप प्लस एशिया वाला क्षेत्र है। ये यूरेशिया है क्षेत्र है ये जो है। मैं केवल उन्हीं क्षेत्रों को बता रहा हूं जो इफेक्टेड हो रहे हैं सबसे ज्यादा। देखिए जो हिंद महासागर है इसमें कौन कौन से क्षेत्र इफेक्टेड हो रहे हैं सबसे ज्यादा? इंडियन ओशियन के रीजन में प्रश्न पूछ लिया जाए हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है कौन कौन से क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, तो उसको देखते हैं। देखिए एक सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं बे ऑफ बंगाल को, इस क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, बंगाल की खाड़ी क्षेत्र को। एक यहां पर अरब सागर क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, जो है ये अरब वाला क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। एक यहां पर द्वीप वाला क्षेत्र मेडागास्कर को प्रभावित करते हैं। ये मेडागास्कर क्षेत्र है, इसको प्रभावित करते हैं ये जो है। और इसके बाद में ये पूरा जो क्षेत्र है ये प्रभावित होता है यहां तक ये जो है। तो हिंद महासागर में प्रभावित होने वाले क्षेत्र विशेष करके देखेंगे। एक देखिए मॉरिशस है, जैसे बंगाल की खाड़ी क्षेत्र है, अरब सागर है, इसमें मेडागास्कर क्षेत्र है, ये सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं इसमें जो है। ये बात ये होते हैं हिंद महासागर में। यदि मैं उत्तरी अटलांटिक की बात करूं, यदि मैं इसमें उत्तरी अटलांटिक की बात करूं, यहां पर जो है कौन कौन से क्षेत्र हैं? ये हमारा हेमिस्फीयर हो गया। यहां पर ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, यहां पर एक कैरेबियन सी है, और ये पश्चिमी द्वीप है। तो उत्तरी अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक सागर में ये वाले जो क्षेत्र हैं सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रशांत महासागर में यदि बात करेंगे, जापान इफेक्टेड होता है, यहां फिलीपींस इफेक्टेड होता है, कोरिया देखेंगे क्षेत्र, ये इफेक्टेड होता है। तो ये जो सब क्षेत्र हैं, ये विशेष करके क्षेत्र हैं, ये प्रशांत महासागर में इफेक्टेड होते हैं। ये प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में प्रभावित होते हैं।
तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, ट्रॉपिकल जोन में ये क्षेत्र प्रभावित होते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका भी। चलिए, अब देखिए यहां से एक प्रश्न और पूछा जाता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम पूछ लेता है। जैसे जैसे आपसे पूछ लेगा हरिकेन चक्रवात के रूप में कहां जानते हैं इसको प्यारे छात्रों। जैसे टाइफून पूछ लेता है, विली पूछ लेता है, जैसे इसमें जो है पास में है, या चक्रवात के रूप में हम कहां कहां जानते हैं, तो उस रूप को भी देखते हैं। ध्यान दीजिएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के जो नाम हैं वो बता रहा हूं मैं। जैसे देखिए कैरेबियन सागर यानी अमेरिका के आसपास में, कैरेबियन सागर है, ये जो है अमेरिका के आसपास का क्षेत्र है। यहां पर हरिकेन नाम से जाना जाता है। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है इसको हरिकेन साइक्लोन के रूप में जाना जाएगा। जैसे पूर्वी चीन सागर है, ईस्ट चाइना सी, इसमें टाइफून के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में टाइफून के रूप में जानते हैं। जैसे फिलीपींस क्षेत्र है, यहां पर वैग्यू चक्रवात के रूप में हम इसको जानते हैं। जापान है टाइसू, जापान में इसी को टाइसू। जैसे ऑस्ट्रेलिया है विली, ऑस्ट्रेलिया में इसको विली के नाम से जानते हैं। और जैसे हिंद महासागर, इसमें जो हमारा क्षेत्र है हिंद महासागर में, इसको जो है चक्रवात या साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। तो यहां से कोई भी प्रश्न बन जाएगा आपसे, प्रश्न इस तरह से पूछ लेगा कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैसे कैरेबियन सागर अमेरिका या यूएसए में किस रूप में जानते हैं, हरिकेन साइक्लोन। पूर्वी चीन सागर टाइफून, फिलीपींस में वैग्यू, जापान में अगर देखेंगे टाइसू, ऑस्ट्रेलिया में विली, हिंद महासागर में चक्रवात या साइक्लोन। एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए देखें, अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात की ओर हम जा रहे हैं कि जो हिंद महासागर में जो साइक्लोन आते हैं इनके नाम कैसे निर्धारित होते हैं, तो उसको देखिए। जैसे आपने अभी सुना होगा अम्फान आया है, इससे पहले बहुत सारे साइक्लोन आए थे, तो इनके जो नाम है वो कैसे निर्धारित किए जाते हैं, तो उनकी भी बात करते हैं हम। देखिए जो हिंद महासागरीय क्षेत्र है उसमें 8 देश मिलकर के नामों का निर्धारण करते हैं। आठ देश मिलकर नाम का निर्धारण करेंगे। अब मन में आ रहा होगा सर ये देश कौन कौन से? पहले सबसे पहले भारत है, बांग्लादेश है, एक आपका पड़ोसी देश है म्यांमार है, ओमान है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, इसमें श्रीलंका और थाईलैंड।
श्रीलंका है और एक थाईलैंड है। तो देखिए ये जो 8 देश हैं ये मिलकर के साइक्लोन के जो नाम है वो निर्धारित करते हैं, और कभी भी किसी भी साइक्लोन चक्रवात का नाम जो है रिपीट नहीं होता है। एक बात और याद रखेंगे, किसी भी चक्रवात का नाम पुनः पहले वाले को नहीं रखा जाता। कभी भी पहले वाला जो चक्रवात होगा उसका नामकरण दोबारा से नहीं होगा। और जैसे वर्तमान में थाईलैंड के द्वारा ही नाम दिया गया था अम्फान चक्रवात, जो वर्तमान चक्रवात का नाम है वो थाईलैंड ने दिया है, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए देखें, अब देखिए जो अम्फान जो साइक्लोन था उसको हमने कहा सुपर साइक्लोन कह दिया। तो कोई भी जो साइक्लोन है वो सुपर साइक्लोन कब बनता है, इसके लिए कुछ ग्रेडिंग की गई है। ग्रेडिंग जो है उनकी जो गति है, जो स्पीड है, उसके आधार पर उनको बांटा गया है। तो यहां प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि सुपर साइक्लोन कौन से साइक्लोन्स होते हैं, या उससे नीचे के जो साइक्लोन्स होंगे वो कौन से साइक्लोन्स होंगे। तो इस बात को भी मैं आपको यहां बता दे रहा हूं। देखिए गति के आधार पर इनका विभाजन है, डिवाइडेशन है, ग्रेडिंग है इसमें। जैसे देखिए कुछ साइक्लोन्स ऐसे होते हैं जो वायु धारा 30 से 60 किलोमीटर प्रति आवर्स अगर स्पीड में है, आवर की स्पीड में, प्रति घंटे की स्पीड से है ये जो है, तो इसको कहते हैं हम जो है एक तरह से जनरल साइक्लोन कहते हैं। इसको हम कह देते हैं जनरल साइक्लोन के रूप में जान लेते हैं। और देखिए यदि स्पीड 61 किलोमीटर है यानी 60 से ऊपर है और स्पीड है आपकी जो है 88 किलोमीटर प्रति आवर्स है यहां पर जो है, तो इसको साइक्लोन स्ट्रोम कहा जाएगा। इसको जो है साइक्लोन स्ट्रोम के रूप में जो है हम जानते हैं इसको जो है। अब इसके बाद में अगर स्पीड 89 से 177 किलोमीटर है तो इसको कहते हैं सर्वर साइक्लोनिक स्ट्रोम कहते हैं इसको। यदि स्पीड जो है अगर इससे ऊपर हो जाए, 89 हो जाए और इतने किलोमीटर प्रति आवर्स है, सर्वर साइक्लोन स्ट्रोम के रूप में जानेंगे जो हम। यदि स्पीड इससे अधिक हो जाए और स्पीड लगभग जो है किलोमीटर प्रति आवर्स हो जाए, तो इसको हम जो कहते हैं वेरी सर्वर साइक्लोन स्ट्रोम के रूप में जो है हम इसको जानते हैं। इसको जो है यदि स्पीड 167 से लेकर के 221 किलोमीटर प्रति आवर्स हो जाए तो इसको जो है हम डिफिकल्ट साइक्लोन स्ट्रोम के रूप में जानते हैं। इसको जो है या हम इसको कह देते हैं डिफिकल्ट के रूप में ही कह देते हैं। यानी अत्यंत गंभीर चक्रवात। और यदि इससे ऊपर स्पीड बन जाए यानी 222 किलोमीटर प्रति आवर्स प्लस में स्पीड चली जाए तो इसको कहते हैं सुपर साइक्लोन कहते हैं। इसको कहते हैं सुपर साइक्लोन्स। तो अभी जो हमारा साइक्लोन्स है उसको सुपर साइक्लोन्स इसीलिए कहा गया क्योंकि जो इसकी रफ्तार थी, जो स्पीड थी आगे की ओर जो है 220 किलोमीटर प्रति आवर्स से प्लस में थी, इसीलिए ये सुपर साइक्लोन्स के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है साइक्लोन्स की स्थिति में नामांकन भी होता है। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेंगे।
रफ कर रहा हूं। देखिए अब बात कर लेते हैं हम अम्फान साइक्लोन की बात कर लेते हैं। मैंने अब आपको जो है साइक्लोन से भरपूर रूप से परिचित करा दिया है कि जो साइक्लोन है वो क्या चीज है क्या नहीं है। देखिए अब बता रहा हूं मैं अम्फान चक्रवात की। अम्फान साइक्लोन एक डिपार्टमेंट है हमारा IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, और उसी के द्वारा इसकी पूर्वानुमति से ही इसको पहले ही बता दिया गया था कि एक जो साइक्लोन का रूप है वो आने वाला है, जो एक तरह से चेतावनी जारी कर दी गई थी जिससे कि भारतीय जो स्थितियां उनको सुधारा जा सके। तो पहली बात जो अम्फान जो चक्रवात है इसका जो नामांकन है वो किसने किया है? थाईलैंड ने। और दूसरी बात जो अम्फान जो चक्रवात है एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात, अभी मैं बता चुका हूं उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है। अम्फान एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। अम्फान इज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। और देखिए इसकी जो उत्पत्ति है, ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा होगा साउथ ईस्ट, यानी ये बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, इसी बंगाल की खाड़ी में इसका उत्पत्ति हुई है। अम्फान की यहां पर उत्पत्ति हुई है इस वाले क्षेत्र में, और इसके पश्चात में ये उड़ीसा और बंगाल के तटीय क्षेत्रों से टकराया और उसके बाद समाप्त हो गया। अब देखिए आगे की ओर इसका प्रभाव क्यों नहीं होता तटीय क्षेत्रों से, क्योंकि इसमें जो हीट लेटेंट जो एनर्जी है वो समाप्त हो जाती है। तो इसका जो सर्वाधिक प्रभाव है, यानी इसकी जो उत्पत्ति अगर पूछी जाएगी तो याद रखेंगे दक्षिण पूर्वी बंगाल क्षेत्र में, बंगाल की खाड़ी में हुई, जबकि जो ये समाप्ति है पश्चिम बंगाल प्लस बांग्लादेश और उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में। क्षेत्रों में जो है इसकी समाप्ति हो गई। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए देखें, इस साइक्लोन ने सबसे ज्यादा जो प्रभावित किया है वो बंगाल क्षेत्र को किया है, और उसमें कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित है उसको देखिए। प्रभावित इसमें जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल में भी बहुत ज्यादा प्रभावित में देखेंगे कलकत्ता क्षेत्र भी हुआ है, हावड़ा क्षेत्र हुआ है, मदनापुर क्षेत्र हुआ है। ये बंगाल के क्षेत्र हैं जो बेसिकली रूप से प्रभावित हुए हैं, और एक नदी ग्राम क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है पश्चिम बंगाल के जो है सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। यहां पर यातायात है या अन्य चीजें, बिजली के खंभे या अन्य चीजें सभी टूट चुके हैं। साथ ही साथ में मेरे प्यारे छात्रों, इस समय बंगाल में ये स्थितियां हैं कि 5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए, जिनके घरों का ही पता स्थिति नहीं है वहां पर जो है। और आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इन राज्यों का जायजा लिया गया है, जिसमें पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई है। साथ ही साथ में जो मृत व्यक्ति 80 से ज्यादा लोगों की यहां पर मृत्यु भी हुई है, तो जो मृत लोग हैं उनको 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही साथ में जो आंशिक रूप से जिनका क्षतिग्रस्त है या जो जिनके फ्रैक्चर है अन्य स्थिति, उनको 50,000 रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष से देने की भी इन्होंने घोषणा की है। तो ये था प्यारे छात्रों अम्फान चक्रवात था। मैंने आपको पूरा बताया स्थिति कि अम्फान चक्रवात किस तरह से आता है,
किस तरह से चक्रवात की उत्पत्ति होती है, तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात के रूप में उत्पन्न हुआ था। तो इसको देखें प्यारे छात्रों, साथ ही साथ में लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।